चालीस में से है, 40 में से, ठीक है। हाँ, इंग्लिश का नहीं पता मुझे। तू आया था टेस्ट देने वंश? कितने नंबर है तेरे? हाँ हाँ, 14। आप आए थे? क्यों? क्या होता है? किसकी? वो इसी टाइम पे होती है? तो शाम को आ जाया करो टेस्ट देने। देखने से नहीं काम चलेगा ना यार। देखने से कैसे काम चलेगा? तो स्टेटमेंटों से क्या हो जाता है? लाइट्स ऑन करना सारी। बस बस, ठीक है ठीक है। ज्यादा लाइट से किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं। हाँ, लाइट में रहा करो यार। देखो क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पुर्तगीज इन इंडिया। वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन। आ जाएगा यार। तू टेस्ट देने आया था ऋषभ? वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, क्या ठीक है ये स्टेटमेंट? गोवा बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ पुर्तगीज, क्या ठीक है ये? ठीक है, पुर्तगीज का हेडक्वार्टर गोवा ही तो था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं ये। थर्ड देखो, द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ए प्रिंटिंग प्रेस, ये भी ठीक है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं ये। आंसर क्या होगा इसका? डी। ठीक है, ये मैंने तीसरी इसीलिए डाली थी कि आपको पता चल जाए कि प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने ही बनाई थी सबसे पहले। ठीक है, चलो आगे। हाँ? क्या? सेकंड क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड अ चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ 1600, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री बॉम्बे में थी क्या? तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, बी ठीक हो जाएगा। ये तो बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रेंच इन इंडिया। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुईस 14th। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस टाइम लुई में जो राजा था वो कौन था? लुई 14th ही था। ठीक है ये स्टेटमेंट। द फ्रेंच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत, क्या ठीक है ये? पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में ही थी। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री इनकी कहां थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। द फ्रेंच लॉस्ट टू द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश इन 1760। ठीक है ना ये? ठीक है, तो तीनों ठीक है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, मैंने नहीं रक्षण देखी। हाँ हाँ, डी है। नहीं, ये ठीक है, डी आएगा इसका, फ्रेंच लॉस्ट टू ब्रिटिश। चलो ठीक कर लो, जिन जिनका गलत है वो ठीक करो, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, ये रक्षा ने चेक किए हैं, अगर होगा कोई बीच में गलत तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डच इन इंडिया इज करेक्ट। डच के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट पुलिकट इन 1609। ठीक है ये? ठीक है ये। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट देखो। द डच वर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन मोनोपलाइजिंग द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। ठीक है ये स्टेटमेंट। ठीक है, द डच कंप्लीटली सक्सीडेड इन ड्राइविंग आउट द पुर्तगीज फ्रॉम इंडिया। है? ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? फर्स्ट एंड सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज करेक्ट? पहली कार्नेटिक वॉर, द वॉर वॉज प्राइमरली फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठास। गलत हो गई पहली स्टेटमेंट, ठीक है। इट वॉज ट्रिगर्ड बाय यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल एंडेड द वॉर एंड रिस्टोर्ड मद्रास टू द ब्रिटिश, ठीक है। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया, ठीक है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। कहा 2 3 4, ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकंड एंग्लो ये कार्नेटिक वॉर। सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर जो हुई है, इट वाज फॉट एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेशन डिस्प्यूट इन हैदराबाद एंड कार्नेटिक। सक्सेशन डिस्प्यूट की वजह से हुई थी ना सेकंड। उसके बाद फ्रेंच ने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था, ब्रिटिश ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट किया था, ठीक है। ठीक तो है। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी फेवरिंग द फ्रेंच। क्या फ्रेंच को फेवर किया था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में? नहीं, ट्रीटी तो पौंडीचेरी की हुई थी, बट क्या फ्रेंच को फेवर किया था उसमें? फ्रेंच को क्यों फेवर करेंगे? ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। चलो आगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द कार्नेटिक वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताओ, बैटल ऑफ वांडीवॉश कब हुई थी? हाँ, 1760 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम हुई है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी सेकंड में हुई है, ठीक है। तो पहले पे तो आ जाएगा 2, ठीक है। फिर सीज ऑफ मद्रास हुई है एक्सला चैपल के बाद, फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई है, उसके बाद बैटल ऑफ वांडीवॉश हुई है, ठीक है। 2 4 3 1। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्नेटिक वॉर्स इन इंडिया? बताओ, कार्नेटिक वॉर्स किस चीज को सिग्निफाई करते हैं इंडिया में? दे मार्क द डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया, क्या ठीक है? ट्रू है, ठीक है। दे डेमोन्स्ट्रेटेड द इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्या ठीक है? ठीक है ना। कार्नेटिक वॉर्स के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स या फिर कोई भी यूरोपियन पावर, उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लगी, ठीक है। थर्ड, दे स्टैब्लिश्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया, ये भी ठीक है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, 1 2 3। क्यों नहीं किया ये? अगला देखो, सेकंड में क्या डाउट था? नहीं नहीं नहीं, पहले इन्वॉल्वमेंट तो फ्रेंच ने स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था। डुप्लेक्स ने सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट की थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। द ट्रीटी ऑफ सालबाई कंक्लूडेड द वॉर, ठीक है। द वॉर रिजल्टेड इन ए डिसीजिव ब्रिटिश विक्ट्री। क्या डिसीजिव विक्ट्री हुई थी ब्रिटिशर्स की फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में? नहीं हुई थी डिसीजिव विक्ट्री, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी। द वॉर वॉज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय द ब्रिटिश सपोर्टिंग रघुनाथ राव क्लेम्स टू पेशवा थ्रोन, ये तो ठीक है, ठीक है। समझे किस किस का ठीक है ये? जो आपकी क्लास पढ़ता नहीं है नीरज, उसके सारे क्वेश्चन ठीक है, और जो डेली पढ़ते हो क्लास, आपके नहीं नंबर आ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का क्या आउटकम था? द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मराठा कन्फेडरेसी, द मराठास डिफीटेड द ब्रिटिश एंड रिटेन्ड देयर ऑटोनॉमी, द ट्रीटी ऑफ बेसिन लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मराठा कन्फेडरेसी, द मराठा सीडेड लार्ज टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश टू द ब्रिटिश। अब ये स्टेटमेंट सारी आपको ठीक लग रही होंगी, पर मेरे को बताओ कि सबसे अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट चीज इनमें कौन सी है? वैसे तो थोड़ी थोड़ी ये स्टेटमेंट्स ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ, अभी तक सेकंड के बाद कंप्लीट कंट्रोल तो नहीं आया था, बट इन तीनों में से आपको कौन सी सबसे अप्रोप्रिएट लग रही है? हाँ, क्या मराठास ने ब्रिटिश को हराया था? दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरी भी गलत है ना। तीसरी और चौथी में बताओ।
हाँ, ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई थी और मराठा कन्फेडरेसी की फ्रेगमेंटेशन उसके बाद स्टार्ट हो गई थी। फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग हो गए थे सब, अपने अपने जो कन्फेडरेसीज थी उनको बचा रहे थे, सारे मिलके नहीं अब रह रहे थे जैसे पहले थे। तो सी स्टेटमेंट ही सबसे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलो आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पहली एंग्लो सिख वॉर के बारे में। इट वॉज फॉट बिटवीन द सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1845-46। ठीक है। सेकंड, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड आफ्टर द वॉर विच रिजल्टेड इन द सीडिंग ऑफ कश्मीर टू द ब्रिटिश। ठीक है, ये क्यों ठीक है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो कश्मीर ब्रिटिशर्स को दिया था, फिर ब्रिटिशर्स से गुलाब सिंह ने खरीदा था। ठीक है, तो ट्रीटी में तो वो ब्रिटिशर्स को ही दिया था। फिर रंजीत सिंह लेड द सिख फोर्सेस। रंजीत सिंह जी की तो डेथ हो गई थी 1939 में ही। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, थर्ड स्टेटमेंट पता है कि गलत है, तब भी तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, रंजीत सिंह जी की तो डेथ हो गई थी 1939 में, 1839 में सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंग्लो सिख वॉर्स। ये भी एंग्लो सिख वॉर्स। बोथ वॉर्स वर फॉट ड्यू टू द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन सिख आर्मी एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है ये स्टेटमेंट ठीक है। द सिख आर्मी नोन एज द खालसा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन बोथ द वॉर्स। ठीक है ये स्टेटमेंट में। ठीक है, सिखों की आर्मी जो खालसा जिसको बोलते थे, उसने बड़ा रोल प्ले किया था इसमें। द वॉर्स मार्क्ड द एंड ऑफ सिख एम्पायर एंड बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है, 1 2 3। क्या मुश्किल है मुझे बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंग्लो सिख वॉर्स। क्या मेजर कॉन्सिक्वेंस हुआ एंग्लो सिख वॉर्स का। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी इन पंजाब, द अलायंस बिटवीन द सिख एम्पायर एंड ब्रिटिश, द रिटर्न ऑफ कश्मीर टू द सिख एम्पायर, द अबॉलिशन ऑफ खालसा आर्मी। सबसे मेन कॉन्सिक्वेंस क्या है। ए पार्ट, ब्रिटिश पैरामाउंसी इन पंजाब। ठीक है, यही तो हुआ था, ब्रिटिश पैरामाउंसी आ गई थी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सब्सिडरी अलायंस। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सले। ठीक है, लॉर्ड वेल्सले नहीं लाया था। इट एम्ड टू प्रोटेक्ट इंडियन रूलर्स फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। ये इसका एक एम था भाई। बोलते तो थे कि आपको हम बाहर से कोई भी थ्रेट होगी तो बचाएंगे उसमें। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम इंडियन रूलर्स वर रिक्वायर्ड टू पे फॉर द अपकीप ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। क्या ठीक है, उनको पे करना पड़ता था। फोर्थ, इंडियन रूलर्स कुड मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं कर सकते थे ना, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है और 1 2 3 ठीक है। ठीक है, आपने दिया था बलराज, क्यों थे नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट वाज द की फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। की फीचर क्या था भाई सब्सिडरी अलायंस का। द इंडियन रूलर हैड टू एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है, ये भी था। द इंडियन रूलर हैड टू सरेंडर कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स टू द ब्रिटिश। ये भी था। द अलायंस इंश्योर्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर द इंडियन रूलर्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहां थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। उनको तो उनकी आर्मी को मेंटेन करना है, पैसा उधर जा रहा है, तो इंडिपेंडेंस कहाँ है फाइनेंशियल। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। द अलायंस वीकंड द इंडियन स्टेट सोवरेनिटी। हाँ ये तो ठीक है। ठीक है, तो 1 2 4 होगा इसका आंसर। 1 2 4 ऑप्शन है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस। कौन था, निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद ने सबसे पहले किया था। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या डालू मैं। व्हाट वाज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस फॉर इंडिया। फिर से स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री पावर। कहां स्ट्रेंथन हुई। इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन, नहीं इसका उल्टा हुआ। लॉस ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ठीक है, ये मेजर कॉन्सिक्वेंस है, सी आंसर है इसका। ठीक है, वाई डिड मेनी रूलर्स अपोज दस। क्यों अपोज करते थे सब्सिडरी अलायंस को भाई। इट लेड टू हैवी फाइनेंशियल बर्डन्स, है ना। इट कर्टेल्ड देयर सोवरेनिटी। ठीक है, इट अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स देयर टेरिटरीज ऑन माइनर ब्रिटिश। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है, थोड़ी कॉमन सेंस का भी यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी इज करेक्ट।
इट वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, ठीक है। द ब्रिटिश वर सपोर्टेड बाय मीर जाफर हु वॉज प्रॉमिस द नवाबशिप, ठीक है। द ब्रिटिश विक्ट्री वॉज लार्जली ड्यू टू देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या, क्यों नहीं है? हैं, ये क्यों नहीं है? तो भाई टेक्नोलॉजी तो सुपीरियर थी ही उनकी मिलिट्री की। द बैटल एस्टैब्लिश रॉबर्ट क्लाइव एज अ की फिगर, ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। सी, अगर किसी का ठीक हुआ है तो गलत कर दो अपना, ठीक है। सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला तो अवध का नवाब था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आर करेक्ट? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, द ब्रिटिश गेन्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। द मुगल एम्परर शाह आलम टू वॉज प्लेस्ड अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, ठीक है। मीर कासिम वॉज री इंस्टेटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल, गलत। मीर कासिम को थोड़ी किया था री इंस्टेट, मैंने एक और नाम बताया था आपको। 1765 के बाद कौन नवाब बना था? कुछ निजामुद्दौला, निजामुद्दौला बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू पे हैवी इंडेमनिटी, ठीक है। ये 1 to 4 ठीक है, ए आंसर है इसका। क्या ठीक वाले भी गलत हो रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल, ठीक है। बंगाल के ऊपर कंट्रोल का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या ये कॉन्सिक्वेंस था? क्यों नहीं था? इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, ये भी था। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793, इसको अभी देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी तो नहीं थी, तो 4 4 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइम, हाँ हाँ, बट एज ए कॉन्सिक्वेंस था कि नहीं? हाँ ठीक है, 1 to 3 कर सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से वही क्वेश्चन है सेम, पर यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं। द द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ इमेंस वेल्थ बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी इन द रीजन, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मो समाज वॉज करेक्ट? इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828, ठीक है। इट अपोज आइडल वर्शिप एंड पॉलिथिज्म, ठीक है। इट सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ सती, ठीक है। इट एम्फसाइज द स्टडी ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स ओनली, ये गलत है, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्राइमरी फोकस ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का प्राइमरी फोकस क्या था? प्रोपगेशन ऑफ वैदिक नॉलेज एंड वैल्यूज, ठीक है। अपोजिशन टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज, ठीक है। इनकरेजमेंट ऑफ आइडल वर्शिप, ये गलत है। आइडल वर्शिप को प्रमोट नहीं करते थे आर्य समाज के लोग, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। इट वॉज इनिशिएटेड बाय सर सैयद अहमद खान टू मॉडर्नाइज मुस्लिम एजुकेशन, ठीक है। इट एम्फसाइज द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। इट वॉज अपोज्ड टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये कुछ बनी नहीं बात, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट का ऐसा कोई गोल नहीं था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अपोज करना, बाद में वो बात अलग है, पर अलीगढ़ मूवमेंट का तो ऐसा कोई गोल नहीं। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आएगा यूनिटी लिखा है, ठीक है। तो 1 2 4 ही इसका ठीक आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रार्थना समाज, किसने बनाया था प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। और किसकी मदद से बनाया था? केशव चंद्र सेन, ठीक है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो समाज, ठीक है। ये स्टेटमेंट केशव चंद्र सेन ने से बनवाया, तो ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड हुए। इट फोकस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म्स, ये तो ठीक है, ये सभी ने किया है। इट एम्ड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी,
ये गलत है, क्रिश्चियनिटी को क्यों स्प्रेड करेंगे, ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो फिर ठीक है, एमजी रनाडे इसके प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द थियोसॉफिकल सोसाइटी, किसने बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट ने बनाई थी। हाँ, ये मैडम ब्लावाट्सकी एंड कॉलोनल ऑलकट ने, तो यूनाइटेड स्टेट्स में बनाई थी, ठीक है ये स्टेटमेंट। इट एम टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड स्टडी कंपैरेटिव रिलीजन, ये भी ठीक है, ठीक है। इट वर्कड एक्सटेंसिवली फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, नहीं नहीं, ये थोड़ी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, एनी बेसेंट का रोल रहा है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं लड़ी है इंडिपेंडेंस के लिए, एनी बेसेंट वाज इट्स की लीडर्स, ये ठीक है, ठीक है। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द causes of revolt of 1857. The annexation of Indian states by the doctrine of lapse created widespread resentment, ठीक है ये, ठीक है ना। Heavy taxation and oppressive revenue policies alienated peasants and zamindars, ठीक है। The introduction of infield rifle and greased cartridge offended religious sentiments, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, ये तो सबका ठीक होगा, ठीक। Which of the following statements is correct about the leadership in revolt of 1857? कौन सी स्टेटमेंट हमें करेक्ट है इसमें, रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ से थी, तांत्या टोपे झांसी, नाना साहेब कानपुर से थे, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं सारी, ठीक है। नहीं नहीं, तांत्या टोपे ने बाद में लक्ष्मीबाई को ज्वाइन किया था, बट एज वो झांसी से थोड़ी थे लीड कर रहे, झांसी से लीड तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, ठीक है। Which of the following statements about revolt of 1857 is incorrect, ठीक है। बहादुर शाह टू was declared the symbolic leader, ये तो ठीक है। The revolt was primarily limited to the northern and central parts of India, ये भी ठीक है। The Sikhs played a major role in revolt against British, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट। The revolt failed due to the lag, ये तो ठीक, तो आंसर क्या होगा, सी। हाँ हाँ, तो क्या बता रहा हूँ इतने दिन से मैं आपको। Who was the founder of Indian National Congress, ये क्वेश्चन 2 बार आया है, फिर भी इतने कम नंबर हैं आपके। What was the main objective of Indian National Congress at the time of its formation, क्या ऑब्जेक्टिव था जब कांग्रेस बनी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस था क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट था, सी, ठीक है, ये तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बताओ, पार्टीशन बंगाल की पार्टीशन का प्राइमरी रीजन क्या था, भाई सोशल हार्मनी आंसर है इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो ब्रिटिशर्स ने रीजन दिया था, ठीक है, असली में रीजन क्या था, सोशल हार्मनी को तोड़ना इंडिया में, ठीक है। Which statement about the partition of Bengal is correct? The partition aimed to weaken Hindu Muslim unity, ठीक है स्टेटमेंट। It was implemented by Lord, ठीक है। The new province of Eastern Bengal and Assam had its capital at Dhaka, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ हाँ, इसी में था, मैंने लिखवाया भी आपको ये, मैंने कितनी बारी बताया यार आपको कि उस टाइम का बंगाल कितना बड़ा होता था। What was the reaction of Indian nationalists to the partition of Bengal, क्या था, बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, बी आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, बताओ, द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एज अ रिस्पांस टू द पार्टीशन, ठीक है। इट एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ इंडियन मेड गुड्स, ये भी ठीक है। द मूवमेंट वाज कन्फाइंड टू बंगाल एंड, ठीक है, ये भी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर की स्ट्रेटेजीज adopted during the Swadeshi and boycott movement, promotion of Indian industries and goods, ठीक है, establishment of national education institution, ठीक है, violent attacks on British officials, ये गलत है, तो ए फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट की स्ट्रेटेजी में ऐसा थोड़ी था कि वायलेंट अटैक्स करने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर, ठीक है, तो 1 एंड 2 हो जाएगा।
हाँ हाँ, उसी के ऊपर तो लड़ाई हुई थी कि हम बंगाल के बाहर मूवमेंट लेके जाएं कि नहीं जाएं। सूरत स्प्लिट उसी की वजह से तो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद स्वदेशियन बाइकॉट मूवमेंट, ये सब थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ स्वदेशियन बाइकॉट मूवमेंट, बताओ क्या इसमें से नहीं हुआ था? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, डिक्लाइन थोड़ा हुआ था पॉलिटिकल अवेयरनेस, बढ़ी सी पॉलिटिकल अवेयरनेस उससे। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? हम्म। इतना आसान पेपर भी नहीं आपने किया। कहां तक लिखा था? अच्छा, वो कर लिए थे तीनों सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा कर लिया था ना? ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रोलेट एक्ट। ठीक है, क्यों लाया गया रोलेट एक्ट? टू इन्वेस्टिगेट seditious conspiracies against ब्रिटिशर्स। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की एक्सटेंशन था ये, उसी के जैसा था। ठीक है, उसी को मॉडिफाई करके रॉलेट एक्ट बनाया गया था। क्या इसकी प्रोविजंस थी? हाँ, सबसे हार्श प्रोविजन इसकी क्या थी? कि कोई भी इंसान जिसकी कोई भी सिडिशियस एक्टिविटी, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी हमें दिखाई देगी, उसको 2 साल की इंप्रिजनमेंट दी जाएगी। विदाउट विदाउट ट्रायल। तो बेसिकली किस चीज को छीन रहे ये? हाँ, कौन से? ह्यूमन राइट को। हेबियस कॉर्पस को डिनाई कर रहा है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस पढ़ा ना आपने? क्या होता है हेबियस कॉर्पस? कि आप किसी भी इंसान को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, उस मतलब अगर उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है एज लॉ, तो आप उसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते अपने पास। तो उसको तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? डिनाई कर रहा है कि 2 साल तक आपने ट्रायल ही नहीं होने दिया, आपको पता कैसे चला कि इस इंसान ने कुछ किया है कि नहीं किया? ठीक है, अब जब रॉलेट एक्ट आया तो इसके विरोध में गांधी जी ने बोला कि हम क्या करेंगे, एंटी रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करेंगे इंडिया में। ठीक है, और गांधी जी ने बोला कि अप्रैल 6 को हम ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही गांधी जी ने ये कॉल दी, तो पूरे इंडिया में क्या होने लगा, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम ये सत्याग्रह स्टार्ट होने से पहले ही इसको क्रश कर देंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बड़ा वायलेंटली इस सत्याग्रह को क्रश करने का काम करने लगे वो। ठीक है, और इसी के चलते जलियांवाला बाग बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, तो इसके बाद लिखो, गांधी जी gave a call to launch एंटी रॉलेट सत्याग्रह फ्रॉम April 6, 1919। ठीक है।
गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट भी बोला था, ये भी याद रखना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला था, कौन से एक्ट को बोला था? रॉलेट एक्ट को। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, जलियांवाला बाग मैसेकेयर। ठीक है, तो 9 अप्रैल को क्या हुआ? सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्येंद्र पाल, क्या नाम था? इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अब ये लोकल लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको जब अरेस्ट कर लिया तो इनके अरेस्ट के खिलाफ और बैसाखी मनाने लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। कितने लोग आए थे? 10,000। हैं? 10,000 गए थे मतलब? हजार से ज्यादा। ठीक है, इसके बाद लिखो, जर्नल जर्नल डायर्स प्रोक्लेमेशन ऑन April 13, प्रोक्लेमेशन ऑन April 13। एक ऑर्डर निकाला जनरल डायर ने April 13 को, जब उनको पता चला कि लोग इकट्ठे होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने उसी दिन ऑर्डर निकाला कि कोई भी लोग जो है जलियांवाला बाग के कहीं पे भी असेंबल नहीं होंगे लोग। ठीक है, एक ऑर्डर निकाला अपनी तरफ से, सुबह ऑर्डर निकाला कि कोई इकट्ठा नहीं होगा। उनको पता था कि लोग वहां पे इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब जब लोग इकट्ठे हो गए तो फिर वहां पे जाके गोली चला दी। ठीक है, ऑन April 13 डैश डाल के लिखना, नो असेंबलिंग इन ग्रुप्स, नो असेंबलिंग इन ग्रुप्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल डायर रीच्ड जलियांवाला बाग, जनरल डायर रीच्ड जलियांवाला बाग एंड ऑर्डर्ड फायर एंड ऑर्डर्ड फायर ऑन द पीपल, ऑन द पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। कितनी बुलेट्स फायर की थी? लगभग 1600। 50 बुलेट्स वर फायर्ड। ठीक है, 1650 बुलेट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये कि 1650 बुलेट्स फायर की गई थी उन्होंने। ठीक है,
और ब्रिटिशर्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड ये बोलता है कि 200 से 300 लोग मारे गए थे, ठीक है। बट इंडियन लोग ये बोलते हैं कि 1000 से ज्यादा, 1500 के आसपास लोग, अगर 1650 बुलेट्स फायर की गई हैं और वहां पे 10,000 लोग थे, तो 200-300 लोग कैसे मरेंगे, फिर ज्यादा ही लोग मरेंगे। तो 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मार्शल लॉ इन पंजाब। मार्शल लॉ, MARTIAL। तो जैसे ही ये इंसिडेंट के बारे में सबको पता लगने लगा, तो जो पंजाब का गवर्नर था उसने पूरे पंजाब में क्या लगा दिया, मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री रूल लगा दिया पूरे, कि और ज़्यादा प्रोटेस्ट और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया। और जब नेशनल लीडर्स को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, तो उनका रिएक्शन बड़ा, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कोई सरकार इतनी ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकती है, कि निहत्थे लोगों पे इतनी गोलियां चला दी, ठीक है। तो जो भी हमारे नेशनल लीडर्स थे वो काफ़ी उदास इससे हुए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो है वो रिनाउंस कर दिया। नाइटहुड जानते हो ना, क्या होता था नाइटहुड? हाँ, सर की उपाधि दी जाती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, कि जो इंसान उनको लगता था कि बड़ा काबिल है अपनी फील्ड में, उसको सर की उपाधि देते थे। सर रविंद्रनाथ, इनके ब्रिटिशर्स के नामों के पीछे आपने सर सुना होगा ना, तो जिस जिसको नाइटहुड मिलता था वो अपने नाम के साथ सर का यूज करता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सर की उपाधि उनको कि मुझे आपकी उपाधि नहीं चाहिए। ऐसे ही गांधी जी ने केसरे हिंद का टाइटल भी जो है वो रिनाउंस कर दिया उनको। बोयर वार्स में जब वो अफ्रीका में थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी, ठीक है, एम्बुलेंस कॉप्स के थ्रू, तो उन्होंने वो भी वापस दे दिया। केसरे हिंद का टाइटल उनको मिला था। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी सरकार से कोई टाइटल नहीं चाहिए जो जिसमें इतना सा भी दया का भाव नहीं है, ठीक है। तो लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood, renounced, RENOUNCED, renounced his knighthood। renounced his knighthood। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, गांधी जी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। गांधी जी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरे हिंद, एंड he withdrew, and he withdrew anti-Rowlatt movement, and he withdrew anti-Rowlatt movement on April 18, 1919। और एंटी रॉलेट जो सत्याग्रह इन्होंने लॉन्च किया था उसको भी वापस ले लिया, कि अब इसके खिलाफ ये मूवमेंट नहीं चलाएंगे। withdrew anti-Rowlatt movement on April 18, 1919। हाँ हाँ। भगत सिंह कितने साल के थे इस टाइम पे? 11 साल के, ठीक है। इस इंसिडेंट से भगत सिंह के ऊपर बहुत असर पड़ा था, ठीक है ना, बहुत इन्फ्लुएंस इस इंसिडेंट से हुए थे। सिर्फ भगत सिंह नहीं, और भी पंजाब का जो यूथ था वो बहुत इस इंसिडेंट से बड़ा ज्यादा आउटरेजेस हो गए थे। उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उधम सिंह किल्ड, जनरल डायर को नहीं मारा था, बेसिकली उन्होंने माइकल डायर को मारा था जो गवर्नर था उस टाइम पे पंजाब का, ठीक है। लिखो, उधम सिंह किल्ड, हाँ हाँ, उधम सिंह किल्ड माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। दो डायर हैं यहां पे, ठीक है, ये याद रखना। कब मारा था इसको? 1940 या 39, देख लेना, 1940 में आई गेस या 1939 में, ठीक है। उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाके, वहां पे जाके मारा था। और यहां से कैसे गए थे? पैदल। आपने मूवी नहीं देखी है क्या? ठीक है, अच्छा। अब इतना बड़ा जो इंसिडेंट हुआ, तो ब्रिटिशर्स ओपनली इस इंसिडेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते थे,
कोई भी सरकार नहीं कर सकती ऐसे इंसिडेंट को सपोर्ट, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इसकी इन्वेस्ट, जब इतना ज़्यादा बड़े बड़े लीडर्स इसको अपोज करने लगे, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बिठाया गया। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, इन ऑर्डर टू इंक्वायर, in order to inquire about this incident, in order to inquire about this incident, Hunter Commission was appointed. Hunter Commission. Hunter Commission was appointed. ठीक है। इसकी फाइनल रिपोर्ट आती है मार्च 1920 में। कब आती है? मार्च 1920 में। और अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि भाई हम डायर के एक्शन को कंडेम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंग्लैंड में भी जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उन्होंने इसको कंडेम किया, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उन्होंने इसको सपोर्ट किया, ठीक है। तो जो जनरल डायर था, जब वो यहां से गया, इसको उसको यहां से निकाल दिया गया, ठीक है, वापस भेज दिया गया ब्रिटेन। और वहां पे जब उसको भेज दिया गया, जॉब से उसको निकाल दिया गया था, तो वहां पे लोगों ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, 26,000 पाउंड उसके लिए इकट्ठे किए कि भाई अब ये जॉबलेस है, कैसे रहेगा ये, ठीक है। 26,000 पाउंड उसके लिए इकट्ठे करके उसको प्रोवाइड किए। समझे? तो लिखो, फाइनल रिपोर्ट इन मार्च 1920 विच कंडेम्ड, विच कंडेम्ड, CONDEMNED, which condemned, MED, which condemned Dyer's actions. Full stop. In England, comma, House of Commons, जिसके लीडर विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने इसको कंडेम किया। हाउस ऑफ कॉमन्स ऑल्सो कंडेम्ड इट। एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स सपोर्टेड हिम। हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सपोर्टेड हिम, ठीक है। They raised 26,000 pounds for him. They raised 26,000 pounds for them. For him. एक और चीज जान के भी आपको हैरानी होगी, जो गोल्डन टेम्पल का जो चीफ वो होता है, जो मेन बंदा होता है, अरूर सिंह, जो उस टाइम पे था, उसने भी जनरल डायर को ऑनर किया था और उसको सिख डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, अरूर सिंह। हाँ हाँ, इसके बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, अरूर सिंह, हु वॉज द क्लर्गी ऑफ गोल्डन टेम्पल, अरूर, ARUR, क्लर्गी, CLERGY, who was the clergy of CLERGY, clergy of Golden Temple, honored General Dyer by declaring him a Sikh. अब इस सब में पॉलिटिक्स है, ठीक है। बाय डिक्लेयरिंग हिम अ सिख, ठीक है। तो ये सब इंसिडेंट 1919 तक चलते हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होने पे आती है, तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में चलाई जाती है। और खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के पीछे यही सब रीजंस हैं, ठीक है। क्या क्या रीजंस हैं खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने के पीछे?
क्या क्या कॉजेज हैं? हाँ, रॉलेट एक्ट, ट्रीटी ऑफ, जलियांवाला बाग, हंटर कमीशन प्रूव्ड टू बी एन आई वॉश। उसके बाद ये सब चीजें हुई है ना 1917, 18, 19 में। रॉलेट एक्ट आया 1919 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सिविर्स होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, जब टर्की के साथ, टर्की का जो कैलिफेट है उसको डिसमेंबर किया जाता है। ठीक है, जिससे मुस्लिम्स जो हैं वो नाराज होते हैं। इट आउटरेज्ड मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में ही। ठीक है, सब लीडर्स इससे बड़े ज्यादा आउटरेजेस हुए होते हैं। उसके बाद हंटर कमीशन, हंटर कमीशन तक ये लोग चुप बैठते हैं कि हंटर कमीशन से कुछ तो सामने आएगा, पर हंटर कमीशन सिर्फ आई वॉश था, मतलब उसमें कुछ खास किया नहीं गया। ठीक है, कोई सजा उसको डायर को नहीं दी गई। और जो मॉन्टेगो रिफॉर्म्स, जिन रिफॉर्म्स की बात 1917 से की जा रही थी, वो रिफॉर्म्स भी सिर्फ डायर की लेके आए, जिससे रियल पावर इंडियंस को नहीं दी गई। तो जितनी भी बातें चल रही थी कि भाई हमें ये मिलेगा वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सब मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मिला क्या, एक तो रॉलेट एक्ट और दूसरा जलियांवाला बाग। ठीक है, और इन सब चीजों के चलते फिर गांधी जी ने बोला कि अब एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने का टाइम आ गया। ठीक है, और ये वो टाइम है जब हम मुस्लिम्स को भी अपने साथ लेके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक खिलाफत कमेटी बनी। शौकत ब्रदर, ये जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी खलीफा के साथ आप गलत कर रहे हो ये हम नहीं होने देंगे। तो जब तक आप ये ठीक चीजें ठीक नहीं करोगे, जो भी आप टर्की के साथ कर रहे हो, तब तक हम जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपोज करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने बोला जब तक आप जलियांवाला बाग में जो चीजें हुई हैं उनको करेक्ट नहीं करोगे, जो उसमें दोषी है उसको सजा नहीं दोगे, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने जेल में डाले उनको रिलीज नहीं करोगे, तब तक हम ये मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, दूसरा, मॉन्टेगो रिफॉर्म्स में जिन रिफॉर्म्स की बात की गई थी वैसे रिफॉर्म्स दिए नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि आप हमें सही में जो रिफॉर्म्स देने का काम करो। ठीक है, तो ये सब बातों के चलते खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया 1920 में। खिलाफत कमेटी 1919 में ही बन गई थी, पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च की जाती है। ठीक है, और नेशन वाइड कॉल दी जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, जहां पे गांधी जी बोलते हैं कि आपको ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके के साथ सहयोग नहीं करना है, किसी भी तरीके का सहयोग नहीं करना है। ठीक है, जो जॉब्स कर रहे हैं वो जॉब्स छोड़ दो, जो उनके स्कूल में जा रहे हैं उनके स्कूल में जाना छोड़ दो। ठीक है, इंडियन चीजों का यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, चरखे का यूज स्टार्ट करने को लोगों को बोला। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 10,000 नए चरखे बनवाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाए। ठीक है, कि आप चरखे का यूज करके ब्रिटिशर्स के जो बनाए हुए गुड्स हैं उनको यूज कम करो। ब्रिटिश इंपोर्ट को इंडिया में कम किया गया 1920-21 में। जो ब्रिटिश इंपोर्ट इंडिया में आता था वो 50% तक डिक्रीज हो गया। इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला गांधी जी की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, और ये मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट चल रही थी 1920-21 तक। बट 1922 में गांधी जी की एक ही कॉल थी कि भाई आपको वायलेंट नहीं होना है किसी भी तरीके के साथ, अगर आप वायलेंट हो जाओगे तो फिर ये मूवमेंट चलाना ही मुश्किल हो जाएगी। तो 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी मूवमेंट को, देखो अभी आप सब ये लोग यही पढ़ते हो कि चौरी चौरा कांड की वजह से मूवमेंट वापस ले लेते, पर गांधी जी ने उसके पीछे बहुत सोचा है। ठीक है, चौरी चौरा ही सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है जिसकी वजह से गांधी जी ये मूवमेंट वापस ले लेते हैं। गांधी जी को पता है कि 2 साल से कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट चल रही है, और जब भी कोई मास मूवमेंट होती है ना, मास मूवमेंट को लंबे टाइम तक सस्टेन करना मुश्किल बात होती है। ठीक है, मास मूवमेंट थोड़े टाइम तक चलाना इजी है, बट लंबे टाइम तक लोगों के पास काम नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो लंबे टाइम तक मास मूवमेंट चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो गांधी जी ये बिलीव करते थे कि मूवमेंट चलाओ, फिर कुछ टाइम का रेस्ट लो, ताकि मासेज अपनी एनर्जी को री गैदर कर पाए दोबारा से, और फिर से एक नई मूवमेंट चलाओ। अब जो यंगर सेक्शन थी कांग्रेस की, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों का ये मानना था कि एक ही बार मूवमेंट चलाओ और खत्म करो ये कहानी।
ठीक है, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालो। पर गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे, उनको ये लगता था कि ऐसे नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, उससे बड़ा ज्यादा वायलेंट। आपको पता है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो फिर भी लार्जली एक नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल रही है। अगर आप उसको कंपेयर करो अमेरिकन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ या रशियन रेवोल्यूशन के साथ, वहां पे जो मूवमेंट्स हुई हैं वो बहुत ज्यादा ज्यादा वायलेंट मूवमेंट्स हुई हैं, वहां पे बड़ा नरसंहार हुआ है, बड़े लोग मारे गए हैं। पर इंडिया में इतने ज्यादा, अगर पार्टीशन नहीं हुई होती यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं है। यहाँ पे इतने ज्यादा लोग मारे नहीं गए हैं, नेशनल मूवमेंट में मारे गए हैं बट उतना स्केल नहीं है उनका। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो काफी ज्यादा दूरदर्शी लोग थे। उनको पता था कि हमें कब बैकफुट पे आ जाना है। तो चौरी चौरा कांड का कांड तो गांधी जी ने यूज किया उसको कि भाई अब हम मूवमेंट, क्योंकि उनको पता था कि अब अगर हमने मूवमेंट को कंटिन्यू किया तो ब्रिटिशर्स को अब मौका मिल गया है हमारे ऊपर क्रैकडाउन करने का। क्योंकि अभी तक मूवमेंट तो नॉन वायलेंट तरीके से चलाई जा रही थी, तो ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। पर जैसे ही चौरी चौरा कांड हो गया, ठीक है, तो पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। अब ब्रिटिशर्स के पास एक रीजन आ गया कि अब हम आपको भी मारेंगे। तो गांधी जी ने उससे पहले ही मूवमेंट को विदड्रू कर लिया कि हम मूवमेंट ही बंद कर रहा हूं, मैं कोई मूवमेंट नहीं है, मुझे जेल में डाल दो। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी गांधी जी की थी कि हम जो है 1-2 साल तक मूवमेंट चलाएंगे, उसके बाद हम मासेस को टाइम देंगे कि वो फिर से अपनी एनर्जी को रीगैदर कर पाए। ठीक है, समझे? टाइम है अभी, चलो अब कल करेंगे बाकी।